हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो अपन डिस्कस करेंगे वो है अपना एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एज वेल एज रिसेप्टर के बारे में। तो आज की वीडियो काफ़ी इजी और छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि अपना रिसेप्टर क्या होता है। तो आपको पता है कि हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे, जो कि आपके बी फॉर्म ऑफ फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट था। तो उसकी यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे थे अपन ने। लास्ट जो 3 वीडियो में अपन जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अपन ने डिस्कस किया हुआ था। और अपना वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद अपने सिलेबस में जैसे कि दिया गया है कि एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और स्पेयर रिसेप्टर के बारे में अपन को पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली अपन यही सब डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पर इसका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हर चैप्टर में आपको हर जगह एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, रिसेप्टर तो हर जगह आपको मिलने ही वाले हैं, है ना। तो इसके बारे में अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे आपकी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले जो अपन यहाँ पर देखो रिसेप्टर के बारे में समझे, देखो ध्यान से समझना कि रिसेप्टर होता क्या है। तो रिसेप्टर के बारे में सबसे पहली एक चीज़ आप समझो कि ये क्या होता है। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, या अपन कहें क्या होती है, एक प्रोटीन होता है। कौन? रिसेप्टर। अब देखो आपने जो है बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम पढ़ा होगा। तो एंजाइम क्या था कि एंजाइम क्या हुआ करता था कि वो जो कैटालाइज का काम करता था वो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल हुआ करता था। इसी तरह आपका जो रिसेप्टर है ये भी आपका क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। इसी के साथ साथ जो आपके सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकता है, एज वेल एज अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है, अंदर के पार्ट को अपन जैसे सेल का अंदर का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेल्यूलर। तो सेल्स के अंदर और सेल्स के सरफेस पे दोनों जगह पे आपका रिसेप्टर क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। ये तो सिंपल सी चीज़ होगी आपके रिसेप्टर के बारे में। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ समझो, जैसे अपन रिसेप्टर होता है तो इसके स्ट्रक्चर को अपन ड्रॉ करेंगे। देखो रिसेप्टर का स्ट्रक्चर अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन आपने सिंपल सी यहाँ पर एक चीज़ मान ली है ना। तो इस सिंपल सी क्या है आपका, सपोज करो कि आपका क्या है, रिसेप्टर है। तो देखो रिसेप्टर पे क्या होता है, रिसेप्टर पे कुछ बाइंडिंग साइट आगे प्रेजेंट रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ये बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, तो ये क्या है अपना इसको अपन बोलेंगे बाइंडिंग साइट, है ना। अब तुमको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि ये जो बाइंडिंग साइट रहती है तो यहाँ पर ये क्या रहता है, ताले की तरह एक्ट करता है ना। ताले मतलब लॉक की तरह एक्ट करता है। तो देखो जिस तरह से आपको पता है कि ताले में क्या होता है कि चाबी लगने के लिए एक जगह होती है, तो इसी तरह रिसेप्टर में भी एक जगह होती है जिसको अपन बोलते हैं बाइंडिंग साइट, है ना। और इस बाइंडिंग साइट पे क्या होता है, देखो अब चाबी आके लगेगी तो ये चाबी कुछ भी हो सकती है। जैसे एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जिस तरह से यहाँ पर सेव होगा उसी तरह का सेव इसका होना चाहिए जो यहाँ पर आके बाइंड होगा। तो इसको अपन बेसिकली कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे एगोनिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, या इसी को अपन ड्रग बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई एक सिग्नल मॉलिक्यूल हो सकता है। तो यह क्या होता है, यहाँ पर बाइंड होता है ना। तो अपन सिंपल से अगर शब्दों में कहना चाहें तो अपना ये जो रिसेप्टर क्या है वो लॉक यानी ताले की तरह वर्क करता है, और अपना जो एगोनिस्ट है या बोले तो ड्रग है वो क्या करती है, की यानी कि चाबी की तरह क्या करती है, वर्क करती है। इसलिए अपना जो रिसेप्टर रहता है वो लॉक और की थ्योरी को फॉलो करता है। जैसा कि अपना एंजाइम था, अपन ने सेकंड सेमेस्टर में एंजाइम पढ़ा था, तो एंजाइम भी लॉक और की जो थ्योरी को फॉलो कर रहा था या इसी के प्रिंसिपल पे जो है वर्क कर रहा था। ये सिंपल चीज़ है आपके रिसेप्टर के बारे में। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये वाली जो साइट होती है, ठीक है, ये बाइंडिंग साइट होती है, इसको अपन एक्टिव साइट बोलते हैं, है ना। कौन सी साइट बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। तो सिंपल चीज़ है आपके रिसेप्टर के बारे में। तो अपन थोड़ा थ्योरी को भी देख लेते हैं। तो देखो थ्योरी में लिखा हुआ है कि रिसेप्टर आर प्रोटीन मॉलिक्यूल इन विच बाइंडिंग साइट आर प्रेजेंट, यानी कि रिसेप्टर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसमें क्या रहती है, आपकी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एंड दीज रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ ऑर्गन और इनसाइड द सेल, मतलब ऑर्गन के सरफेस पे या सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, और साथ ही साथ जो सेल्स के अंदर यानी कि इनसाइड द सेल प्रेजेंट रहता है। सिंपल चीज़ है। इसी के साथ लिखा है कि व्हेन ड्रग बाइंड रिसेप्टर दे गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब क्या होती है आपकी जो ड्रग रहती है वो रिसेप्टर से बाइंड होती है तो वो ड्रग क्या अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है ना। इसको मैं अभी देखो अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले ये समझो कि जैसे देखो यहाँ पर आपका क्या है, रिसेप्टर बना हुआ है और रिसेप्टर पे बाइंडिंग साइट है जो अभी आपको समझाई, और ये क्या है अपना ड्रग का मॉलिक्यूल है। तो ये ड्रग का मॉलिक्यूल आके यहाँ पर बाइंड होगा, और यहाँ पर बाइंड होने के बाद वो अपना जो है एक्शन को शो करेगा। अब एक्शन को शो कैसे करेगा, इसकी जो मैकेनिज्म को भी मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर सिंपल सा समझो कि जब अपना कोई रिसेप्टर होता है उससे ड्रग बाइंड होती है तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे देखने को मिलता है। तो सपोज करो कि आपका ये क्या है, एक रिसेप्टर है,
है ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या होता है अपनी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, और ये सारे जो रिसेप्टर रहते हैं वो क्या रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इनएक्टिव फॉर्म के कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्म में क्या होंगे कि वो रिसेप्टर किसी भी तरह के काम के लायक नहीं होते हैं। कब तक काम के लायक नहीं होते हैं, जब तक कि उसमें जो है कोई भी ड्रग आगे बाइंड ना हो जाए। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपका जो कोई ताला रखा हुआ है, अगर उसकी चाबी है नहीं आपके पास, तो वो ताला आपके काम का है कि नहीं है, कि जब तक उसमें कोई चाबी आगे बाइंड ना हो जाए, है ना, आप चाबी उसमें लगा ना दो, तो तब तक वो कैसे आपका काम करेगा, है ना, तभी तो आप उसको गेट में लगा पाओगे। ठीक इसी तरह अपनी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं जो कि क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, है ना। तो कब क्या होता है कि जब आपकी कोई एक ड्रग, जैसे सपोज करो कि आपकी कोई ड्रग है ना, तो जब आप किसी ड्रग को खाते हो तो ये ड्रग जाके आपके बॉडी के अंदर यानी आपके शरीर के अंदर आपके जो रिसेप्टर रहते हैं, रिसेप्टर की जो बाइंडिंग साइट रहती है, बाइंडिंग साइट जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं, तो क्या होता है कि इस एक्टिव साइट से आके बाइंड हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप डायग्राम को समझना, जैसे कि आप देखना अब क्या होगा, यहाँ से आपकी जो ड्रग है यहाँ पर आके बाइंड हो गई, है ना। तो ये आपकी सिंपल सी क्या है, ड्रग है, वही आपका रिसेप्टर है। तो अपन इसको सिंपल सी बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, अपन इसको क्या बोलेंगे, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ड्रग है वो रिसेप्टर से आके बाइंड हो गई, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल सी चीज़ है कि जब आपकी ड्रग रिसेप्टर से आके बाइंड होगी तो आपका रिसेप्टर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है ना। क्या होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट। और जब आपका रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना। प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ऐसी को बोले अपन प्रोटीन, ठीक है। प्रोडक्ट और प्रोटीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और आपको पता है कि जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो देखो प्रोटीन बहुत सारी नेचर की होती है ना। तो अपने बॉडी में जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो ये प्रोटीन क्या करती है, आपकी बॉडी में किसी भी तरह का जो फार्माकोलॉजिकल फंक्शन रहता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन रहता है, उसको परफॉर्म करती है। जैसे कि आप सपोज करो कि आपने जो है पैरासीटामोल खाई, है ना, तो पैरासीटामोल जाके क्या होगा कि पैरासीटामोल ड्रग है वो आपने रिसेप्टर से बाइंड होगी, और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी। एक्टिवेट होने के बाद क्या होगी, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और वो प्रोटीन सिंथेसिस जाके आपके बॉडी के जो टेम्परेचर को कम कर देगी, और जिससे क्या होगा, आपका जो बुखार है या फीवर है वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, इसी तरह क्या होता है, हर एक रिसेप्टर ठीक है तभी वर्क करता है जब तक वो आके उसकी कोई ड्रग बाइंड ना हो। अगर उससे ड्रग बाइंड नहीं होती तो वो वर्क नहीं करता है, और जब कोई आके ड्रग उस रिसेप्टर से आके बाइंड होती है तो बाइंड होने के बाद क्या होता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, आपका रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, वहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और वो प्रोटीन जो है आपके ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो करवाती है या परफॉर्म करवाती है। सिंपल चीज़ है। तो वही देखो, वही यहाँ पर डायग्राम में बनी हुई है कि ये देखो नॉर्मल सा आपका क्या है, रिसेप्टर है, और रिसेप्टर से जब क्या होती है, आपकी जो ड्रग आके बाइंड होती है, तो बाइंड होने के बाद क्या होता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके बाद क्या होगा, आपका रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद आपका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन या रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यही लिखा हुआ है कि आपको जो रिसेप्टर रहता है वो लॉक की थ्योरी रहती है, उस पर क्या होता है, वर्क करता है। सिंपल सी चीज़ है, आपको रिसेप्टर के बारे में होप समझ में आ गई होगी, है ना। अब अगले तो देखो, अब अपन एगोनिस्ट के बारे में देखें, है ना, कि एगोनिस्ट होता क्या है। तो सिंपल सी चीज़ आप समझो कि एगोनिस्ट वो एजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, आपके रिसेप्टर को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, है ना। सिंपल सी चीज़ है कि अगर एगोनिस्ट वो एजेंट होंगे जो आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। अब सिंपल सी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और समझो कि जो ये एगोनिस्ट रहते हैं वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, और बेसिक सी बात है कि जब आपका रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो एगोनिस्ट क्या करेंगे कि जब रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे तो उसके बाद क्या होता है, आपको कुछ जो है इफेक्ट या बोले तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और ये जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, जो फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, उनकी तरह होगा। कहने का मतलब ये है कि क्या होता है कि जब अपनी बॉडी में, ठीक है, बहुत सारे जो आपको पता है कि अपनी बॉडी में बहुत सारे जो केमिकल बनते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया, और ठीक है, और भी होते हैं, जैसे हिस्टामीन होता है, लिक्विट्रेंस होता है ना। तो अपन सिंपल सी चीज़ में कहें कि जैसे इंसुलिन हो गया, आपको पता है इंसुलिन आपने सुना होगा कि जो डायबिटीज़ होती है, पैथो में पढ़ा होगा कि डायबिटीज़ को कॉज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो जिस तरह से इंसुलिन होता है अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, अपनी बॉडी में बनता है, पैनक्रीज बनाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब इसी तरह के वो कोई भी हार्मोन या कोई केमिकल जो अपनी बॉडी के अंदर बनते हैं वो नहीं बन पाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, उसको बाहर से लेते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं कि जो अपन बाहर से कोई ड्रग लेते हैं तो वो क्या करती है,
उन्हीं जो हार्मोन जो केमिकल जो अपनी बॉडी में बनते हैं उन्हीं की तरह सेम रिस्पॉन्स शो करती है ना। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं। अभी देखो मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा तो वहाँ से भी आप समझ जाओगे अच्छे से, है ना। तो एगोनिस्ट क्या होते हैं, वो एजेंट होते हैं जो आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करने के बाद जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं उनकी तरह होता है ना। और जो एगोनिस्ट होते हैं उनकी इफिशियंसी, ठीक है, क्या होती है, 100% होती है। आपके पास एक नया शब्द है इफिशियंसी, है ना। तो जो एगोनिस्ट रहते हैं, एगोनिस्ट की इफिशियंसी 100% होती है, साथ ही साथ जो है इसकी पोटेंसी 100% क्या होती है। अब बात आती है इफिशियंसी और पोटेंसी होती क्या है, तो इसके बारे में भी अभी आपको समझाऊंगा। बस अब इतना याद रखो कि आपकी इफिशियंसी 100% होती है, किसकी, एगोनिस्ट की, और साथ ही साथ उसकी पोटेंसी 100% होती है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कैसे। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अब उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, है ना। तो अब सपोज करो कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक कोई केमिकल है ना। आप सपोज करो कि आपका जो ये वो केमिकल ए है ना। और इस केमिकल का आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा, है ना। हो सकता है वो आपकी जो क्या होता है कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, है ना। तो उनका हर एक जो अलग अलग फंक्शन होता है। तो मान लो इसका कोई फंक्शन है, जैसे कि आप सपोज करो कि इसका फंक्शन है कि क्या करता है कि आपका जैसे इंसुलिन रहता है, तो इंसुलिन रहता है ग्लूकोज को, ठीक है, सेल्स में ट्रांसफ़र करता है ना। तो ये जो है इसका फंक्शन है, ठीक है। आप समझो कि इंसुलिन ही है ना। तो जैसे समझो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई एक केमिकल है जैसे कि इंसुलिन है, तो उसका काम रहता है वो ग्लूकोज को आपके सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करे, है ना। अब सपोज करो कि किसी कंडीशन में, है ना, आपका इंसुलिन आपके बॉडी के अंदर कम हो गया। अगर जैसे मान लो अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो बेसिक सी बात है कि आपका ग्लूकोज जो है सेल में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, तो ये प्रोसेस भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको, ठीक है, इस बीमारी को सही करने के लिए आप बाहर से कुछ ना कुछ देते हो। तो आपको पता है कि अगर इंसुलिन आपके बाहर कम हुआ है शरीर के अंदर, तो आप बाहर से भी क्या दोगे, इंसुलिन को इंजेक्ट करवाओगे, है ना। तो आपने जो है इंसुलिन बी दिया, है ना, इंसुलिन बी दिया। तो ये इंसुलिन क्या है आपका, ये इंसुलिन जो है आपका एगोनिस्ट है, क्योंकि इसको आपने बाहर से दिया है ना, ड्रग के फॉर्म में दिया है, दवाई के फॉर्म में दिया है। तो ये क्या है, आपका एगोनिस्ट है ना। तो ये इंसुलिन भी जाके आपके बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा कि आपके जो ग्लूकोज को सेल्स में ट्रांसफर करेगा, है ना। तो देखो इनका जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है सेम हो गया, है ना। मतलब काम दोनों का सेम है, चाहे इंसुलिन ए हो, ठीक है, या इंसुलिन बी हो, दोनों का काम है कि उसको ग्लूकोज को सेल्स में ट्रांसफ़र करना। सिंपल चीज़ है। अब देखो एक चीज़ और समझो, क्या होता है, चाहे वो इंसुलिन ए हो चाहे वो इंसुलिन बी हो, आपके बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, पहले वो आके उस रिसेप्टर से बाइंड होंगे, है ना। चाहे वो आपका जो बाहर से लिया हो या अंदर से लिया, वो रिसेप्टर से आके बाइंड होगा, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। सिंपल चीज़ है ना। कि तो देखो ये आपके बॉडी के अंदर बन रहा था कौन, इंसुलिन ए, इसलिए क्या होगा आपका जो फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल है, मतलब वो सिग्नल मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी के अंदर है, तो उसके आप क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जो आपने बाहर से लिया है उसे अपन क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं। तो देखो वही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे कि आपका एक रिसेप्टर है, देखो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन तभी परफॉर्म होगा जब वो सिग्नल मॉलिक्यूल या बोले वो एगोनिस्ट आपके उस ड्रग से आके या सॉरी उस रिसेप्टर से आके बाइंड होता है, और रिसेप्टर से आके बाइंड होने के बाद ही आपको किसी भी तरह का एक्शन देखने को मिलता है। तो आप सपोज करो कि जैसे आपका एक रिसेप्टर है ना, तो रिसेप्टर से आके आपकी इंसुलिन ए है ना। तो ये इंसुलिन ए क्या है, आपका कोई हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ना। और उसी की तरह सेम दिखने वाला, क्योंकि आपका एगोनिस्ट आपके जो फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल होंगे, वो मॉलिक्यूल जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उन्हीं की तरह दिखेगा, ठीक है, उन्हीं की तरह स्ट्रक्चर होगा, उन्हीं की तरह सेव होगा, सब कुछ उन्हीं की तरह ही होगा, है ना। तो देखो इंसुलिन ए, ठीक है, और इंसुलिन बी, ये क्या है, एक दूसरे के एगोनिस्ट है, क्योंकि आपका जो इंसुलिन ए है वो आपकी बॉडी के अंदर बन रहा था, और इंसुलिन बी है, ठीक है, इसको आपने बाहर मतलब बाहर से आप ले रहे हो, है ना। तो दोनों का देखो फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम है ना। इसलिए आपका जो इंसुलिन बी है वो क्या एगोनिस्ट हो गया, बिकॉज दे शो सेम रिस्पॉन्स। कहने का मतलब ये है कि सेम रिस्पॉन्स शो करता है, इसलिए आपका जो इंसुलिन बी है वो एगोनिस्ट है किसके, इंसुलिन ए का। समित से इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है कि क्या होता है, जैसे आपका मान लो ये रिसेप्टर है, सिंपल चीज़ है कि आपसे रिसेप्टर है और रिसेप्टर से आके कोई ना कोई एगोनिस्ट तो आके बाइंड होगा। तो आपके बॉडी के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो इससे क्या होगा, आपका
एड्रेनालिन, इसी को अपन इफिनेफ्रिन बोलते हैं। तो ये आके क्या होता है, बाइंड होता है। सपोज करो कि ये रिसेप्टर है और एड्रेनालिन ए, ये आपके बॉडी के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर रहता है ना, तो वो ये है। तो क्या है, आपका एक बॉडी के अंदर का एक जो केमिकल है वो आके से बाइंड होता है ना। अब क्या होगा कि आप इसके जरिए इसके फॉर्म में, ठीक है, आप बाहर से भी कोई एड्रेनलिन ड्रग के फॉर्म में इंजेक्ट करा सकते हो, है ना। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं। देखो यहाँ पर इसका सेब और इसका सेब दोनों का सेब सेम है ना, क्योंकि सेम रिसेप्टर से बाइंड होना है। और हर एक रिसेप्टर का सेब क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो जैसे अगर अपन कह सकते हैं ना कि हर एक ताले की चाबी अलग अलग होती है ना। इसी तरह जैसे यहाँ पर सेव रिसेप्टर का सेव होगा, उसी तरह से क्या होगा, उसके एगोनिस्ट का सेव होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर दोनों का सेव अलग हुआ, रिसेप्टर का सेव अलग हुआ, एगोनिस्ट का सेव अलग हुआ, है ना, तो बाइंडिंग साइड पे बाइंड नहीं होगा, और बाइंड नहीं होगा तो बेसिक सी बात है, उसका एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, है ना। सिंपल चीज़ है एगोनिस्ट के बारे में। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका रिसेप्टर जो है वो आपके जो एंडोजीनियस एगोनिस्ट बोले, ठीक है, या फिर जो एक्सोजीनियस एगोनिस्ट बोले, ठीक है, दोनों से क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। एंडोजीनियस एगोनिस्ट बोलने का मतलब वही है कि आपके बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं उन्हीं को अपन जो है एंडोजीनियस एगोनिस्ट बोलेंगे। एंडोजीनियस एगोनिस्ट कहने का मतलब ये है कि वो एगोनिस्ट जो आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, है ना। और एक्सोजीनियस मतलब वो एगोनिस्ट जो आप बाहर से कंज्यूम करते हो, जैसे कि ड्रग, है ना। एंडोजीनियस में जैसे कि हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, और एक्सोजीनियस में जैसे कि ड्रग, सिंपल चीज़ है। अभी देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपके जो एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है, एगोनिस्ट की इफिशियंसी क्या होती है, 100% होती है, और पोटेंसी भी 100% होती है। अब बात आती है कि इफिशियंसी और पोटेंसी होती क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा अपन समझते हैं। तो सबसे पहले अपन देखो, अपन बात करें इफिशियंसी के बारे में। तो इफिशियंसी क्या होती है, देखो अब इसको लाइन लिखी है, इसको मत देखो, अब इस स्ट्रक्चर को देखो, है ना। तो आप समझो कि जैसे कि आपकी क्या है, ये क्या है, ड्रग है, और ये क्या है, आपकी क्या रखा हुआ है, आपका रिसेप्टर है ना। तो यहाँ से देखो, इस वाले रिसेप्टर से आके आपकी कम ड्रग बाइंड हो रही है ना, और इस वाले रिसेप्टर से आके आपकी ज़्यादा ड्रग बाइंड हो रही है ना। तो देखो ये वाला रिसेप्टर जो है फुल भर गया, है ना, इस रिसेप्टर की बाइंडिंग साइड जो कम भरी हुई है ना, और इससे ज़्यादा भरा हुआ है, इसलिए क्या है, ये 100% इफिशियंसी शो कर रहा है, क्योंकि इससे पूरा भर गया, और है ना, इसका जो है खाली रहा, है ना, इससे कम आकर ड्रग बाइंड हुई, इसलिए क्या है, इसकी लेस इफिशियंसी है। तो अपन सिंपल सा कह सकते हैं कि इफिशियंसी का मतलब होता है कि उस रिसेप्टर से आके कितनी ड्रग बाइंड हो रही है ना। तो देखो एगोनिस्ट में क्या होता है, उसकी 100% इफिशियंसी होती है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो एगोनिस्ट रहता है वो रिसेप्टर से जाके पूरा का पूरा बाइंड हो जाता है ना। और अब उसकी पोटेंसी भी 100% रहती है। लेकिन बात आती है कि पोटेंसी क्या होती है, इसको भी अपन थोड़ा सा समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप समझो, जैसे यहाँ पर देखो, रफ में देखो कि आप सपोज करो कि आपका कोई क्या है, एक रिसेप्टर है। देखो रिसेप्टर का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, अलग अलग किसी भी शेप का रिसेप्टर हो सकता है ना। तो ये आपका क्या है, एक रिसेप्टर है ना। तो इससे आके क्या होता है, आपका एक एगोनिस्ट आके बाइंड होता है, ठीक है, ये क्या आपका एगोनिस्ट है, या बोले तो आपका क्या है, ड्रग है ना। तो जब आपको कोई एगोनिस्ट आके आपके रिसेप्टर से बाइंड होगा तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा। मान लो ये जो आपका एगोनिस्ट है वो ए है, ठीक है। तो जब ए एगोनिस्ट आपके रिसेप्टर से आके बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद वो क्या करता है, आपका 90%, ठीक है, क्या करता है, एक्शन शो करता है, ठीक है। वहीं आपका जो दूसरा रिसेप्टर क्या है, बी है ना। और बी आके आपके रिसेप्टर से बाइंड होके, ठीक है, क्या करता है, 100% एक्शन शो करता है ना। तो बेसिक सी बात है कि अपन क्या कहेंगे कि जो बी है, ठीक है, बी रिसेप्टर 100% एक्शन शो कर रहा है, इसलिए जो है मोर पोटेंट है, मतलब इसकी पोटेंसी ज़्यादा है। ये 90% शो कर रहा है, इसलिए क्या है, लेस पोटेंसी है। तो होप आपको समझ में आएगा हो कि पोटेंसी का मतलब क्या होता है। पोटेंसी का मतलब सिंपल सा चीज़ ये है, अपन सिंपल से वर्डों में कहें कि पोटेंसी का मतलब होता है कि कोई ड्रग कितना रिस्पॉन्स शो कर रही है, या बोले तो उसमें कितनी क्षमता है रिस्पॉन्स शो करने की, है ना। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंसी बोलते हैं। तो वही यहाँ पर आप देखो कि वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो ये आपका क्या रिसेप्टर है, और ई ड्रग आके यहाँ से क्या होती है, बाइंड होती है, तो 90% रिस्पॉन्स होता है, और बी ड्रग आके बाइंड होती है तो 100% रिस्पॉन्स होता है। जरूरी नहीं कि आपकी बी ही 100% शो करे, हो सकता है ए भी 100% शो करे,
और हो सकता है बी आपकी जो 100% शो करे या उससे कम करे, है ना। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ लिख दी है कि बी ड्रग इज मोर पोटेंट देन ए ड्रग, यानी कि ए ड्रग से ज़्यादा बी ड्रग पोटेंट है। बिकॉज यानी क्योंकि बी ड्रग जो है 100% एक्शन को शो कर रही है और जो ए ड्रग है वो जो है 90% एक्शन को शो कर रही है। सिंपल चीज़ है। वहीं अगर दूसरे एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर देखो ए ड्रग रहती है वो 40% एक्शन शो कर रही है और बी ड्रग जो है वो 25% एक्शन शो कर रही है। तो यहाँ पर देखो 40 और 25 में कौन ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, इसलिए क्या है आपकी यहाँ पर ए ड्रग जो है आपकी ज़्यादा पोटेंट है क्योंकि इसका एक्शन ज़्यादा है। सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब अपन बात करते हैं एंटागोनिस्ट के बारे में, है ना। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा उल्टा कॉन्सेप्ट वर्क करता है ना। जो एंटागोनिस्ट कहते हैं, ये कहते हैं भैया हम तो तुम्हारे एंटी हैं, मतलब एंटी मतलब दुश्मन है। देखो यहाँ पर आप नाम में भी देख रहे हो, जिससे अगर इसको अपन नाम को तोड़ने की कोशिश करें तो नाम में क्या होता है, एंट प्लस एगोनिस्ट, है ना। तो एगोनिस्ट का मतलब तो आपको अभी बता ही चुका हूँ क्या होता है, और एंट मतलब एंटी, एंटी का मतलब विरोधी, है ना। तो एंटागोनिस्ट वो एजेंट होते हैं जो आपके एगोनिस्ट, ठीक है, एगोनिस्ट के एक्शन को क्या कहते हैं, रोक देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, है ना, या बोले तो उसको ख़त्म कर देते हैं एगोनिस्ट के एक्शन को, क्योंकि उसको दुश्मन है। बेसिक सी बात है ना। बट डज नॉट हैव इफेक्ट इट्स ओन, है ना। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो आपके एगोनिस्ट के एक्शन को तो क्या कहते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, रोक देते हैं, लेकिन इनका खुद का इफेक्ट नहीं होता है ना। मतलब अपनी बॉडी में जाके ये क्या करते हैं, इनका काम होता है सिर्फ आपके जो एगोनिस्ट हैं उनके एक्शन को कम करना या फिर रोकना, लेकिन इनका आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर देखो कि क्या होता है कि आपके जो क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है, इनकी इफिशियंसी क्या होती है, 100% होती है, बट इसकी पोटेंसी 0% होती है। देखो इफिशियंसी 100% इसलिए होती है क्योंकि ये रिसेप्टर से जाके कंप्लीटली बाइंड हो जाते हैं, है ना, लेकिन ये किसी भी तरह का देखो इफेक्ट शो नहीं करते हैं, है ना, इफेक्ट शो नहीं करते, इसलिए इनकी क्या होती है, पोटेंसी क्या होती है, 0% होती है। सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ना। तो देखो ये भी देखो सेम मैकेनिज्म वर्क करते हैं कि जैसे एगोनिस्ट रहता था वो रिसेप्टर से बाइंड होता था, इसी तरह एंटागोनिस्ट भी आपके रिसेप्टर से बाइंड होता है। देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि जैसे एसिटाइलकोलिन क्या है आपका, मान लो एक एगोनिस्ट है, आप याद कर लेना नाम कि एसिटाइलकोलिन, है ना। एसिटाइलकोलिन क्या है आपका, एगोनिस्ट है, और यहाँ पर जो है एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन, मतलब एसिटाइलकोलिन का एंटागोनिस्ट एट्रोपिन है ना। तो देखो एट्रोपिन और ठीक है एसिटाइलकोलिन, ठीक है, क्या होंगे कि रिसेप्टर से जाके बाइंड होंगे, उसके बाद क्या होते हैं अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन को रिसेप्टर से बाइंड होना था, तो उसके बाइंड होने से पहले ही जो है एसिटाइलकोलिन यहाँ से बाइंड हो जाता है ना। अब जो एट्रोपिन यहाँ से आके बाइंड हो गया, एंटागोनिस्ट बाइंड हो गया, तो एगोनिस्ट बाइंड नहीं हो पाता है, और एगोनिस्ट बाइंड नहीं हो पाएगा तो अपना काम नहीं कर पाता है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इसके एक्शन को क्या होता है, वो रोक देता है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। कैसे कि जैसे आप सपोज करो कि आपके पास क्या है, ये आपका रिसेप्टर है ना, और रिसेप्टर से क्या है आपका यहाँ पर एक एगोनिस्ट है, क्या आपका एगोनिस्ट है, और इस एगोनिस्ट को जब ये एगोनिस्ट यहाँ आके बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद वो क्या करेगा, ठीक है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद आपका रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ अभी आपको समझाई थी। लेकिन अगर अपन क्या करें कि इस एगोनिस्ट का इस रिसेप्टर से अपन बाइंडिंग नहीं होने दें, है ना, तो क्या होगा कि आपका रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा, है ना। तो ये कैसे होता है इसको भी समझो। क्या होता है कि आपकी बॉडी में एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ये क्या है आपका एंटागोनिस्ट, है ना, दोनों प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा कि इस रिसेप्टर से आने से पहले क्या होगा, इस वाली साइड से बाइंड हो जाएगा। एंटागोनिस्ट बाइंड हो जाता है तो क्या होगा, आपका एगोनिस्ट बाइंड नहीं हो पाएगा, और बाइंड नहीं होगा तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स तो नहीं होता है ना। और लेकिन जो एंटागोनिस्ट होते हैं इनमें इतनी क्षमता ही नहीं होती कि वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करें, क्योंकि वो ये काम तो सिर्फ एगोनिस्ट का होता है। सिंपल चीज़ है। तो वो यहाँ पर डायग्राम में आपको शो किया गया, तो आप इस डायग्राम को बना लेना, और एसिटाइलकोलिन एट्रोपिन ये नाम को आप याद कर लेना। ठीक है, अब बात करें अपन एंटागोनिस्ट की। तो देखो एंटागोनिस्ट जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव।
अब अपन सबसे पहले बात करें कि आपका कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होता है ना। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या होता है कि जो आपका एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होता है, ठीक, इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है ना। स्ट्रक्चर सेम होगा इसलिए क्या होते हैं, ये आपके जो रिसेप्टर की जो साइड प्रेजेंट रहती है, बाइंडिंग साइड प्रेजेंट रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव बाइंडिंग साइड बोलते हैं, ठीक है, उसी साइड पे बाइंड होते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, आपस में कॉम्पिटिशन होगा कि कौन यहाँ पर सबसे पहले बाइंड होगा, और जो जीतेगा, और जीतेगा कैसे कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, है ना, तो वो आके यहाँ पर बाइंड होगा। तो अगर सपोज करो कि आपका एंटागोनिस्ट यहाँ से बाइंड हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, आपका रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो आपकी प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल चीज़ है। तो ये था कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट देखो नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन किसके बीच है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच है ना। तो आप इस डायग्राम को याद कर लेना, आपको होप समझ में आ गया होगा। अब इसका जो दूसरा है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा आपको अलग सा देखने को मिलेगा, है ना। कैसे, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, नॉन कॉम्पिटिटिव के बारे में। तो नॉन कॉम्पिटिटिव को आप थोड़ा सा समझो कि यहाँ से पहले तो देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, है ना, कि जैसे आपको पता है कि आपको अभी तक तो इतना पता है कि आपका क्या है, रिसेप्टर है ना। और रिसेप्टर में क्या होता है, आपकी एक बाइंडिंग साइड प्रेजेंट होती है ना। और इस बाइंडिंग साइड को अपन क्या बोलते थे, एक्टिव बाइंडिंग साइड बोलते थे। यानी कि एक्टिव बाइंडिंग साइड वो साइड होती थी जहाँ पर आपका कोई एगोनिस्ट आके बाइंड हो रहा था। लेकिन आपके रिसेप्टर में एक और साइड प्रेजेंट रहती है ना, जिस साइड को अपन क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइड बोलते हैं। आपने एंजाइम पढ़ रहे होगे, ठीक है, उस टाइम पे आपने पढ़ा होगा कि आपके जो एंजाइम में दो साइड प्रेजेंट रहती थी, ठीक इसी तरह आपके रिसेप्टर में दो साइड प्रेजेंट रहती है। एक होती है एक्टिव साइड, एक होती है एलोस्टेरिक साइड, या इसी को अपन जो बोलते हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि आपका ये जो ड्रग है वो आके जो इससे बाइंड होगी, बाइंड होने के बाद आपका रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, और रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद आपकी क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि ये देखो, ये आपका एगोनिस्ट है, ठीक है, एगोनिस्ट आके यहाँ तो बाइंड हो जाएगा, है ना, बाइंड होने के बाद आपका कॉम्प्लेक्स बना लेगा। लेकिन आपका जो एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट आके इस वाली साइड से आके बाइंड हो जाएगा, है ना। और इस वाली आगे साइड से बाइंड हो गया तो वो क्या करता है कि इस रिसेप्टर की जो क्षमता रहती है कि, ठीक है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करने की, वो खो देता है ना। तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। और जब एक्टिविटी लॉस हो जाएगी तो वो रिसेप्टर किसी काम का नहीं रहेगा। फिर अगर फिर एगोनिस्ट आके बाइंड भी हो जाता है तो भी वो क्या करता है, आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करता है ना। तो ये सिंपल चीज़ है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या होगा आपका बेसिकली कि आपकी जो एडजेसेंट साइड रहती है वहाँ पर जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट रहता है वो आके बाइंड हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके रिसेप्टर की एक्टिविटी लॉस हो जाती है। और रिसेप्टर की एक्टिविटी लॉस होगी तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल चीज़ है। अब उसके बाद जब अपन एंटागोनिस्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो एंटागोनिस्ट के बाद आपके सिलेबस में दिया गया है स्पेयर रिसेप्टर, है ना। तो स्पेयर रिसेप्टर क्या होते हैं, तो सिंपल चीज़ समझो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेयर रिसेप्टर आर दूस रिसेप्टर विच आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग मॉलिक्यूल। ये कहने का मतलब ये है कि स्पेयर रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जिनमें आपका ड्रग मॉलिक्यूल भरा हुआ नहीं रहता है, या ड्रग मॉलिक्यूल आपका जिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो सकता है। अपन सिंपल सा कह सकते हैं स्पेयर रिसेप्टर खाली रिसेप्टर होते हैं, है ना, टू प्रोड्यूस 100% फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, है ना। इसको समझो आप कि जैसे कि यहाँ पर देखो आपके बॉडी के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं और कोई आके ड्रग आके बाइंड हो रही है ना, उसको अपना एक्शन प्रोड्यूस करना है ना। तो देखो क्या होता है कि आपकी ड्रग की जब पोटेंसी ज़्यादा होगी तो वो आके बाइंड हो जाएगा, कम रिसेप्टर से बाइंड होगा, और कम रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद भी वो अपना 100% रिस्पॉन्स शो करती है ना। तो वहाँ पर कुछ रिसेप्टर खाली रह जाएंगे क्योंकि उसने चाहे वो उस रिसेप्टर को फुलफिल करे या फुलफिल ना करे, मतलब या तो भरे या ना भरे, फिर भी रिस्पॉन्स सेम मिल रहा है। तो क्या होता है, कुछ रिसेप्टर खाली रह जाते हैं क्योंकि उसको कम रिसेप्टर भर के ही जो है सेम रिस्पॉन्स देखने को मिल गया, है ना। तो क्या होता है कि जो रिसेप्टर आपके खाली रह जाते हैं जिससे ड्रग बाइंड नहीं होती है तो उसी को बोलते हैं अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर या स्पेयर रिसेप्टर। सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेयर रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो ड्रग मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाई नहीं होते हैं, ठीक है, 100% फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते टाइम, है ना। वही लिखा हुआ है कि स्पेयर रिसेप्टर का मतलब होता है रिजर्व रिसेप्टर
या अनयूज रिसेप्टर। अनयूज रिसेप्टर कहने का मतलब है कि वो रिसेप्टर जिनका यूज नहीं होता है ना। तो इस पे रिसेप्टर आर दूज रिसेप्टर व्हेन द मैक्सिमम रिस्पॉन्स इज इलिसिएट। इलिसिएट करने का मतलब है प्रोड्यूस, ठीक है, बाय द एगोनिस्ट इट कंसिडरेशन दैट डज नॉट प्रोड्यूस फॉर ऑक्यूपेंसी ऑफ द अवेलेबल रिसेप्टर। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इस पे रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जब आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए किसी एगोनिस्ट के द्वारा आपको जो पूरे रिसेप्टर रहते हैं, जितनी अवेलेबल रिसेप्टर रहते हैं, सभी को ऑक्यूपाई मतलब भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको जो है मैक्सिमम रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। तो जो रिसेप्टर आपका अनऑक्यूपाइड रहता है, भरता नहीं है, उसे बोलते हैं स्पेयर रिसेप्टर। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्पेयर रिसेप्टर रहते हैं उसमें कुछ रिसेप्टर क्या होते हैं, अनऑक्यूपाई रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या रहते हैं, वो आपका 100% क्या होते हैं, एक्शन या बोलें रिस्पॉन्स क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ नोट लिखे हुए हैं कि ये क्या होते हैं, हिडन नहीं होते हैं, है ना। अब ऐसा आपके मन में आ रहा होगा कि देखो अनऑक्यूपाइड रहते हैं इसलिए हो सकते हैं हिडन हो, तो ये हिडन नहीं होते हैं। ठीक है, और ये क्या रहता है, अगर आपकी स्पेयर रिसेप्टर प्रेजेंस रहते हैं तो क्या होती है, आपकी जो एगोनिस्ट की पोटेंसी को वो इंक्रीज कर देते हैं, मतलब और ज़्यादा एक्शन प्रोड्यूस करेगा अगर आपकी जो है स्पेयर रिसेप्टर प्रेजेंस। अब अपन बात करें ड्रग एडिक्शन की, तो ड्रग एडिक्शन क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझो कि स्पेसिफिक साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड यूज मीन्स। ठीक है, क्या होता है, कोई भी एक ड्रग रहती है, जब आप उसको लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग यूज करोगे तो वो क्या रहती है, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट शो करने लगती है ना। तो व्हेन वी टेक एनी ड्रग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन दे शो सम अनयूजुअल रिस्पॉन्स इन अवर बॉडी। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी ड्रग का लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज करोगे तो वो ड्रग अपने बॉडी के अंदर कुछ अनयूजुअल रिस्पॉन्स को शो करेगी, है ना। वो रिस्पॉन्स जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं होगी तो उसे बोलते हैं अनयूजुअल रिस्पॉन्स। तो आप जब क्या किसी ड्रग को आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज करोगे, है ना, आप जो है डेली उसका कंज्यूम करने लगोगे, डेली यूज करोगे, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज करोगे, तो आपके बॉडी में कुछ अनयूजुअल इफेक्ट शो करेगी या बोले अनयूजुअल रिस्पॉन्स शो करेगी, है ना। तो उसी को बोलते हैं एडिक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब आपको किसी ड्रग की एडिक्शन हो जाए, जैसे बोलते हैं ना एल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है, किसी लोगों को जो कोकेन का एडिक्शन हो जाता है ना, तो उसी तरह का अपन पढ़ रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन। तो क्या करते हो आप, जब किसी ड्रग का लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप उसका यूज करते हो तो आपको क्या होता है, एडिक्शन देखने को मिलता है। एडिक्शन में क्या होता है, आपको जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल इनअवेलेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो जब आप क्या करते हो, किसी ड्रग का या केमिकल का जो कंज्यूमिंग रहता है उसको आप स्टॉप करते हो, बंद करते हो, तो आपको उसके बाद क्या होगा कि आपको कुछ साइकोलॉजिकल और फिजिकल आपको कुछ इनअवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, कहीं चक्कर आएगा, कहीं उल्टियाँ होगी, ठीक है, और भी कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना, एडिक्शन के बाद। इसलिए जो एडिक्शन हो जाता है ना, तो कोई भी जो इंसान रहता है वो किसी भी केमिकल का इतनी जल्दी जो उसको छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उससे वो एडिक्टिव हो गया उस केमिकल से। ठीक है, तो ड्रग एडिक्शन को अपन सिंपल से कह सकते हैं क्या होता है, आपका ब्रेन डिसऑर्डर होता है ना। तो जो देखो नाम से समझ में रखिए, जो आपका एडिक्शन है, ठीक है, डज नॉट ओनली रेफर टू अ डिपेंडेंस ऑन सब्सटेंस। ठीक है, देखो एडिक्शन टर्म को अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसमें कोई इंसान जो आपके सब्सटेंस रहता है उन पर डिपेंड हो जाता है ना। जैसे कि आपके जो सब्सटेंस कहने का मतलब है, जैसे कि हीरोइन हो गया, कोकेन हो गया, है ना, ये वो शब्द हैं, जैसे हीरोइन, कोकेन, वो आपके ड्रग हैं जो क्या करते हैं, आपको एडिक्शन के रूप में एक्ट करती हैं। या बोले अपन इसको एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि हीरोइन, कोकेन, एल्कोहल, ये वो ड्रग रहती हैं जो आपकी ड्रग एडिक्शन को क्या करती है, कॉज करती है। तो सिंपल सा अपन कहें कि ड्रग एडिक्शन कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी ड्रग की या किसी भी केमिकल की आपको लत लग जाए तो उसी को बोलते हैं ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन में क्या होगा कि आपको जो फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल इनअवेलेबिलिटी होगी कि जब आप उस क्या करोगे, केमिकल का कंज्यूमिंग को स्टॉप करोगे। सिंपल सी चीज़ है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे आगे के जो टॉपिक है उनके बारे में, है ना। अगर आपको जो है टॉपिक अच्छा लगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।